नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 अक्टूबर सन 2025। अष्टमी तिथि आज सुबह 10:06 तक रहेगी। उसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा आज गोपाष्टमी भी है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण के गोपाल रूप की पूजा की जाती है और गायों की सेवा भी की जाती है। साथ ही शक्ति और भक्ति का प्रतीक मानी जाने वाली मासिक दुर्गा अष्टमी भी इसी दिन है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 3 नवंबर को होगी हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक। सीईटी समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। हरियाणा में 1 मार्च से शुरू होगी जनगणना, लेकिन उससे पहले घरों की गिनती करेगी सरकार। 9 दिन गिरावट के बाद सोना चांदी महंगा हुआ। जानिए सोने चांदी के ताजा भाव। हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह ने विदेश में बैठे गैंगस्टरों को दी खुली चेतावनी। साथ ही पुलिस जवानों को भी दे डाली नसीहत। कैसे पूरा होगा 5 साल में 2 लाख नौकरियों का वादा। कछुए की चाल चल रहा है हरियाणा एसएससी व एचपीएससी। हरियाणा में एससी और ओबीसी विद्यार्थियों को राहत। शीघ्र जारी होंगी लंबित छात्रवृत्तियां। हरियाणा में कपास और किसान ऐप से होगी फसल की खरीद। इसी से होगा वेरिफिकेशन। 7710 रुपए से लेकर 8110 रुपए प्रति क्विंटल तक एमएसपी। किसानों को सस्ती दरों पर मिलती रहेगी डीएपी और यूरिया खाद। सरकार द्वारा सब्सिडी योजना को दी मंजूरी। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना अपडेट। बीपीएल राशन कार्ड कटने के डर से 20 लाख पात्रों में से सिर्फ 6.25 लाख का आवेदन मंजूर। इसको लेकर सीएम चिंतित। झज्जर में पब्लिक हेल्थ कर्मचारियों का प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली और वेतन बढ़ोतरी की मांग। सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल से भरी उड़ान। लगभग 30 मिनट तक आसमान में बिताया समय। बोली अविस्मरणीय अनुभव। जल्द ही भारत में सीधे सैटेलाइट से मिलेगा इंटरनेट। मस्क की कंपनी स्टारलिंक 30 व 31 अक्टूबर को मुंबई में डेमो देगी। हर जगह कनेक्टिविटी मिलेगी। राम मंदिर के शिखर पर लहराएगा 11 किलो का ध्वज। 22 गुणा 11 फीट का होगा। 26 नवंबर से पूरा मंदिर देख सकेंगे श्रद्धालु। साउथ अफ्रीका पहली बार वीमेन्स वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। इंग्लैंड को 125 रन से हराया। तूफान मोन्था से तेलंगाना में तबाही। स्कूल डूबा, कार ट्रक बहे, रेलवे स्टेशन पर पानी भरा तो वहीं 2 ट्रेन रोकी गई। रोहित शर्मा पहली बार बने नंबर 1 वनडे बल्लेबाज तो वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया पहला T20 बारिश के कारण बेनतीजा रहा। और क्यूबा से टकराया सदी का सबसे ताकतवर तूफान मेलिसा। हवा की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा रही। 3 कैरेबियन देशों में अब तक 30 लोगों की मरने की पुष्टि। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लगातार परिवर्तनशील मौसम के कारण दिन में हल्की धूप और रात में ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में बारिश होने, धुंध और ठंड पड़ने की संभावना है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इस दौरान मौसम परिवर्तनशील रहेगा, जिसके कारण आंशिक बादल छाए रहेंगे और उत्तर पूर्वी हवाएं भी चलेंगी। 30 अक्टूबर से 2 नवम्बर तक मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। इन दिनों दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी और रात का तापमान हल्का गिरेगा। 30 अक्टूबर को हिसार सहित हरियाणा के कई जिलों में बारिश की संभावना बन रही है, जिससे ठंड बढ़ने का एहसास होगा। वहीं 31 अक्टूबर को ठंडक में वृद्धि देखने को मिल सकती है। सुबह और शाम के तापमान में काफी फर्क नजर आएगा। वहीं 1 नवंबर से मौसम में हल्के बदलाव के कारण दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन शाम को ठंड का अनुभव होगा। वहीं 2 नवंबर को हल्की बारिश की संभावना है। बारिश होने से तापमान तेजी से गिरेगा और ठंड बढ़ेगी। वहीं 3 नवंबर को मौसम फिर साफ रहेगा और तापमान में वृद्धि हो सकती है। तो वहीं 4 नवंबर को फिर तापमान में गिरावट आ सकती है। हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और हरियाणा दिवस यानी 1 नवंबर से जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी। किसी भी तहसील में भौतिक दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी रजिस्ट्री डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से होंगी, जिससे जालसाजी या दस्तावेज गुम होने की भी समस्याएं लगभग खत्म हो जाएंगी। 25 नवम्बर को ऑटो म्यूटेशन सिस्टम लागू किया गया है, जिससे स्वामित्व हस्तांतरण स्वतः रिकॉर्ड हो जाएगा। इससे अनावश्यक देरी तथा विवाद समाप्त होंगे। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि अब मैनुअल फीस मान्य नहीं होगी, बल्कि सभी भुगतान केवल सरकारी ई गवर्नेंस पेमेंट गेटवे के माध्यम से होंगे। इससे पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही भी तय होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे को देखते हुए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम के दौरे से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मीटिंग बुला ली है। इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि 3 नवंबर को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग का आयोजन होने जा रहा है। ये मीटिंग सुबह 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय की 4थी मंजिल पर आयोजित की जाएगी। मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। मंत्रिमंडल की इस मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मोहर लगेगी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा में कुरुक्षेत्र दौरे को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस बैठक में खरीफ फसलों की सरकारी खरीद की व्यवस्था, लाडो लक्ष्मी योजना, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का शेड्यूल जारी करने, प्रदेश में कानून व्यवस्था, सीईटी रिजल्ट घोषित करने समेत कई अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। हरियाणा में 1 मार्च 2027 से जनगणना की शुरुआत होगी, लेकिन प्रदेश सरकार ने उससे पहले यानी हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य पर यानी 1 नवंबर से घरों की गिनती शुरू करवाने का फैसला लिया है। 1 से 7 नवंबर तक लोग 100 गणना के तहत ऑनलाइन या फिर ऐप के माध्यम से अपने घर की जानकारी दे सकेंगे और इसके बाद राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें 10 से 30 नवंबर तक फील्ड में उतरकर घरों की गिनती करेंगी। जनगणना के पहले चरण में हर एक घर की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। दूसरे चरण में प्रत्येक घर में हर व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य विवरण एकत्र किया जाएगा। जनगणना सर्वेक्षण के दौरान विभिन्न घरों में मोबाइल फोन, इंटरनेट, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि के स्वामित्व के बारे में भी पूछा जाएगा। साथ ही अनाज उपभोग, पेयजल और बिजली, शौचालय, अपशिष्ट जल निपटान, स्नान और रसोई की सुविधाओं, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। इसके अलावा घर के फर्श, दीवारों और छत के लिए प्रयुक्त सामग्री, इसकी स्थिति, घर में रहने वालों की संख्या, कमरों की संख्या, विवाहित जोड़ों की उपस्थिति और क्या घर की मुखिया महिला है या फिर अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित है, जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बीजेपी सरकार ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में 5 साल के दौरान 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का वायदा किया था। सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है। भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल बीत चुका है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPSC और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC इस समय में मात्र 10,822 पदों पर ही सरकारी नौकरी दे पाए हैं, जो 2 लाख नौकरियों का मात्र 5.41% बनता है। यदि यही स्पीड रही तो 2 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य पूरा होने में लगभग 18 साल का समय लग जाएगा। सरकार की ओर से दावा किया गया है कि जल्द बड़े स्तर पर भर्तियां होंगी। ग्रुप सी का CET हो चुका है और जल्द रिजल्ट जारी करेंगे। साथ ही भर्ती होगी। HPSC की ओर से 1 साल में जितनी भर्ती निकाली गई है उनमें कोई भी फाइनल परिणाम तक नहीं पहुंची है। नई भर्ती में किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। अभी तक जो भी फाइनल परिणाम आए हैं ये सभी 1 साल से पहले की भर्तियों के हैं। दोनों विभागों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को टैग करते हुए आगे युवाओं से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत जारी रखने का आह्वान भी किया गया है। हरियाणा में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जातियों यानी SC और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इन स्टूडेंट्स को शीघ्र ही लंबित छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। सभी सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालयों के साथ ही कॉलेज प्राचार्यों को तत्काल प्रभाव से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लंबित मामले निपटाने के लिए निर्देशित किया गया है। सभी को निर्देश दिया गया है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। उच्चतर शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2022-23 के मामलों को निपटाने के लिए 3 दिन और 2023-24 के मामलों को निपटाने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। वहीं 2024-25 के मामलों को निपटाने के लिए 10 दिन दिए गए हैं। सभी कॉलेजों के नोडल अधिकारियों से कहा गया है कि वे दावों की वेरिफिकेशन प्रोसेस की स्पीड को तेज करें और शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से लेकर 2024-25 तक के लंबित कामों को तुरंत प्रभाव से निपटाएं। हरियाणा के अनाज मंडियों में धान, कपास और बाजरे के भाव में गिरावट से किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। जींद की नई अनाज मंडी की बात करें तो यहाँ बासमती धान की किस्म 1121 के भाव में एकदम से इतनी बड़ी गिरावट आई है कि मंडी में पड़ा अन्नदाताओं का पीला सोना बुरी तरह से पिटता हुआ दिखाई दिया और देखते ही देखते इसके खरीदारों द्वारा हाथ पीछे खड़े करने से मंडी से रौनक ही गायब हो गई। मंडी में सुबह सुबह की बात करें तो अपने धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर पहुंचे तो किसानों द्वारा मंडी में धान की ट्रॉलियां उलटते ही एक बार तो अनेकों धान खरीदार उनकी धान की खरीद करने के लिए धान की ढेरियां बनाने से पहले ही टूटते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने 1121 को लगभग 4100 रुपए प्रति क्विंटल और 1718 धान को 3450 रुपए प्रति क्विंटल तक के भाव में खरीदा। लेकिन दोपहर होते होते धान के भाव में और गिरावट आने के साथ ही इससे ग्राहक भी मंडी से गायब होते दिखाई दिए और कोई कोई धान ग्राहक 1121 के 4050 तो कोई 1718 धान के केवल 3400 रुपए प्रति क्विंटल ही ऊपरी सिरे के भाव लगाता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद तो
तो मंडी में 1121 धान का कोई खरीदार ग्राहक ही नजर नहीं आया। अनाज मंडी में सोमवार को कपास की केवल एक ढेरी जो कि 7100 रुपए प्रति क्विंटल तक बिके, तो वहीं 2 से 3 ढेरियां 7000 रुपए प्रति क्विंटल बिकती हुई नजर आई। बाकी सामान्य तौर पर कपास की अधिकतर ढेरियां 6300 रुपए से लेकर 6900 रुपए प्रति क्विंटल तक ही बिकती दिखाई दी। जींद की नई अनाज मंडी में बाजरा लगभग 1900 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका, तो वहीं गेहूं भी लगभग 2471 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिकता हुआ दिखाई दिया। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में रबी सीजन 2025-26 के लिए फास्फेटिक और पोटासिक खादों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी प्रदान की गई है। सरकार के इस फैसले से किसानों को सस्ती दरों पर खाद मिलता रहेगा। बता दें कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 37,952 करोड़ रुपए की बजट राशि जारी की है, जो खरीफ सीजन की तुलना में लगभग 736 करोड़ रुपए अधिक है। ये सब्सिडी 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से किसानों को डाई अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी और एनपीके यानी नाइट्रोजन फास्फोरस, पोटास व सल्फर ग्रेड जैसी खादें किफायती दरों पर मिलती रहेंगी। इससे उन छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा जिन पर रोजाना बढ़ रही खेती की लागत का सबसे अधिक दबाव रहता है। हरियाणा सरकार के महत्वाकांक्षी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर उत्साहजनक शुरुआत के बावजूद आवेदनों की संख्या उम्मीदों से काफी कम रही। 25 सितंबर को पोर्टल लॉन्च कर सरकार ने दावा किया था कि राज्य की 20 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना की पात्र होंगी, लेकिन 25 अक्टूबर की अंतिम तारीख तक केवल 6.25 लाख महिलाओं ने ही इसके लिए आवेदन किया। आवेदनों की यह अल्पसंख्या तब है जब सभी जिलों में विशेष कैंप लगाए गए थे। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1 नवम्बर से हर महीने 2100 रुपए मिलने शुरू होंगे। 25 अक्टूबर की समय समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चिंता व्यक्त की है और अधिकारियों को मेगा प्लानिंग बनाने का निर्देश जारी किया है। इसके चलते अब आवेदन की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है, जिससे कि आवेदकों की संख्या 8 लाख तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। हरियाणा में 23 से 60 साल की आयु वर्ग की उन महिलाओं की संख्या की बात करें तो लगभग 19,62,000 है। ये सभी महिलाएं योजना की संभावित पात्र हैं। कम आवेदनों के पीछे योजना की शर्तों के अलावा एक बड़ा और संवेदनशील कारण सामने आया है। बता दें कि बीपीएल यानी पीले और अंत्योदय यानी गुलाबी राशन कार्ड कटने का डर है। महिलाओं को यह डर सता रहा है कि उनके बैंक खातों में हर महीने 2100 रुपए आने से उनके परिवार की वार्षिक आय में लगभग 25,200 रुपए की वार्षिक वृद्धि हो जाएगी। गुलाबी राशन कार्ड की बात करें तो ये वे अंत्योदय परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 25,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए के बीच होती है। इन्हें हर महीने 35 किलो गेहूं जैसी विशेष सुविधाएं मिलती है। महिलाओं को डर लग रहा है कि 2100 रुपए की मासिक आय जुड़ने से उनकी कुल वार्षिक आय गुलाबी या फिर पीले कार्ड की पात्रता सीमा से अधिक हो जाएगी, जिससे कि उनका राशन कार्ड कट जाएगा और वे सस्ती दर पर मिलने वाले अनाज और अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं। एक छोटी मदद यानी कि 2100 रुपए के बदले एक बड़ी और स्थायी सुविधा यानी कि राशन कार्ड खोने का यह डर आवेदन में बड़ी बाधा बन रहा है। साथ ही बता दें कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लक्ष्य प्रशंसनीय है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके क्रियान्वयन में 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, राशन कार्ड कटने के डर को दूर करना और दूसरा, दूसरे राज्यों से आई महिलाओं के लिए दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना। डीजीपी ओपी सिंह का कहना है कि विदेश में छुपकर बैठे गैंगस्टर नहीं सीआर हैं। मां का दूध पिया है तो सामने आए। वे बुधवार को गुरुग्राम से चंडीगढ़ जाते समय रोहतक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। साथ में एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया, एडीसी नरेंद्र कुमार, एसडीएम आशीष कुमार व अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को डरने की आवश्यकता नहीं है। बाइक पर सवार होकर कुछ युवक आते हैं और गोली चलाकर भाग जाते हैं। ऐसे लोग कायर होते हैं। डीजीपी ने कहा कि पुलिस प्रशासन को कह रखा है कि अगर कोई गोली चलाता है तो उसे जवाब देने के लिए फ्री हैं। यदि कोई सरेंडर करता है तो उसे गिरफ्तार करें, चाहे कितना भी बड़ा अपराध क्यों न हो। उन्होंने कहा कि आम लोग शिकायत करें, कोई अपराधी 20 या 40 दिन भाग लेगा। ऐसे कायर व गद्दार लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि किसी के कहने से कानून व्यवस्था खराब नहीं हो सकती। एक भी व्यक्ति बताए क्या उसे हरियाणा से गुजरते समय लूटपाट का डर लगता है। ऐसा माहौल न पहले था और न अब है। सोशल मीडिया से लेकर संचार के दूसरे साधनों पर भी पुलिस की कड़ी निगाह है। झूठ फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने आम लोगों से भी आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों को समझाएं, सलाह दें कि अपराध की दुनिया से दूर रहें। नशा तस्करी करने वालों से भी पुलिस सख्ती से निपट रही है।
कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जाग जाते हैं। इस दिन हरे का सहारा खाटू श्याम जी हमारा का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। अब की बार इस तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर है। बाबा के जन्मोत्सव पर उन्हें इत्र से स्नान करवाकर गुलाब, चंपा और चमेली के साथ साथ तरह तरह के फूलों से सजाया जाता है। इसी के साथ श्याम बाबा को मेवे का केक अर्पित किया जाता है। अब की बार देवउठनी एकादशी की तारीख को लेकर भी अलग अलग मत बने हुए हैं। कुछ लोग 1 नवंबर तो कुछ 2 नवंबर को देवउठनी एकादशी बता रहे हैं। बता दें कि सुबह 9:11 पर 1 नवंबर को एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदया तिथि की वजह से एकादशी की तिथि 1 नवंबर के दिन ही रहेगी। इस दिन खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। कहा जाता है कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही बाबा श्याम का शीश मंदिर में सुशोभित किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में देवउठनी या फिर प्रबोधिनी एकादशी के दिन खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है कि बाबा श्याम के इस दिन दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। रेवाड़ी सैनिक स्कूल गोठला की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। आपको बता देंगे ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर 1 साल के लिए होने जा रही हैं। टीजीटी सोशल साइंस, मैटर्न, टीजीटी संस्कृत, काउंसलर आदि के पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। जनरल, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए फीस तय की गई है। तो वहीं SC/ST के उम्मीदवारों के लिए कोई भी फीस शुल्क नहीं लिया जाएगा। फीस भुगतान के माध्यम की बात करें तो उम्मीदवारों को फीस का भुगतान 500 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के जरिए करना होगा, जो रेवाड़ी सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल के पक्ष में देय होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है। मैट्रन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष जबकि अधिकतम आयु 50 वर्ष रहेगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर है। सैलरी की बात करें तो 45,260 रुपए से लेकर 69,595 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा में कपास उत्पादक किसानों की कपास की फसल का पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए एक ऐप कपास किसान तैयार की गई है। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दी गई कपास की जानकारी इस ऐप के माध्यम से सत्यापित करवाकर अपनी फसल बेचने में किसानों को सुविधा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। हरियाणा में इस बार मध्यम रेशे वाली कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 7,710 रुपए प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाली कपास के लिए 8,110 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ये कीमतें विपणन सत्र 2025-26 के लिए निर्धारित की गई हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के उपक्रम भारतीय कपास निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान कपास की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP योजना के अंतर्गत कपास की बिक्री के लिए कपास किसान ऐप यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की गई है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल iOS पर उपलब्ध है। उन्होंने ये भी बताया कि निगम की तरफ से कपास किसानों को सलाह दी जाती है कि वे कपास को सुखा कर लाएं, जिससे कि नमी की मात्रा 12% से अधिक न हो, ताकि उनको अपनी उपज का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP प्राप्त हो सके। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ने NTPC में 3058 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 55% अंकों के साथ 12वीं पास होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को रेलवे के नियमानुसार छूट दी जाएगी। SC, ST, एक्स सर्विसमैन, महिला, ट्रांसजेंडर व माइनॉरिटीज या EBC के लिए 250 रुपए फीस तय की गई है। अन्य के लिए 500 रुपए फीस तय की गई है। स्टेज 1 क्लियर करने के बाद आरक्षित वर्गों को 250 रुपए और अन्य वर्गों को 400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। सैलरी की बात करें तो पद के अनुसार 19,900 रुपए से लेकर 21,700 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड, सिग्नेचर, वोटर ID, पासपोर्ट साइज फोटो, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं का प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र चाहिए होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.rrbapply.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 368 अंक चढ़कर 84,997 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी तकरीबन 117 अंकों की तेजी रही और ये 26,054 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिली। मेटल और FMCG शेयर्स में ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। ऑटो शेयर्स में गिरावट रही। सोना चांदी के दाम में बढ़त देखने को मिली। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,585 रुपए बढ़कर 1,20,628 रुपए पहुंच गई है। वहीं 20 से 28 अक्टूबर तक
सोने के दाम 11,541 रुपए तक गिरे थे, तो वहीं चांदी 4,737 रुपए बढ़कर 1,46,633 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो 1,10,495 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की इसी प्रकार की रोजाना खबरें देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।